हेलो एवरीवन, वेलकम टू निगम स्टडी पॉइंट। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है जो कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम बेसिस पे है। आइए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने 2000 में शामिल किया था। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं का पहला सैनिक अभियान किस शासक के विरुद्ध था? ऑप्शन नंबर ए प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन नंबर बी राणा सांगा, ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन नंबर ए प्रताप रुद्रदेव। हुमायूं का पहला सैनिक अभियान प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध था। कब किया था? 1531 में। 1531 में हुमायूं का पहला सैनिक अभियान प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध था। अगला है हमारा, हुमायूं के प्रमुख युद्ध। देवरा का युद्ध 1531 में हुआ, महमूद लोदी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की जीत हुई। अगला हमारा, चुनार का विजय युद्ध 1537 में हुआ, कुतुब खा और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की विजय हुई। अगला हमारा, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, लेकिन यह शेरशाह सूरी ने जीता। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी ने जीता। चौसा का युद्ध हुमायूं हारने के बाद गंगा में कूद गया और गंगा में कूद गया। इसकी जान निजाम नामक व्यक्ति ने बचाया था। अगर पूछा जाए हुमायूं कौन सा युद्ध हारने के बाद गंगा में कूद गया, तो चौसा का युद्ध हारने के बाद हुमायूं गंगा में कूद गया। और हुमायूं की जान किसने बचाई थी? तो निजाम नामक व्यक्ति ने। अगला है हमारा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की विजय हुई और हुमायूं की हार हुई। शेरशाह सूरी की जीत हुई और हुमायूं की हार हुई। हुमायूं हारने के कारण 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन जिया, मतलब घुमक्कड़ वाला जीवन जिया। अगला हमारा, मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 को हुआ था। अगला है हमारा, सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को हुआ, सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की जीत हुई। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को हुआ, जिसमें किसकी जीत हुई? हुमायूं की। अगला हमारा, हुमायूं का मकबरा भारत का पहला उद्यान मकबरा है। ओके, पूछा जाए भारत का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है, तो हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी काबुल में हुआ था और हुमायूं की मृत्यु 24 जनवरी 1556 को हुआ था। हुमायूं की मृत्यु का जानकारी 17 दिन बाद मिली थी। इसकी मृत्यु गुप्त रखा गया था। कितने दिनों तक? 17 दिनों तक। हुमायूं की पत्नी हमीना बानो बेगम है। अगर पूछा जाए हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, तो हमीना बानो बेगम ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तरी गोलार्ध में। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए भारत
देशांतर दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर देखा जाए देशांतर दृष्टि से भारत को, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक। अगर पूछ लिया जाए भारत की पश्चिम से पूर्व तक की कुल लंबाई, तो 2933 किलोमीटर है। ओके, पश्चिम से पूर्व तक भारत की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रुपये की प्रतीक किस लिपि में लिखा गया है? भारतीय रुपये की प्रतीक किस लिपि में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत लिपि और ऑप्शन नंबर डी देवनागरी लिपि। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में रुपये का प्रतीक लिखा गया है। अगर पूछे भारतीय रुपये का प्रतीक के डिजाइन करता कौन है, तो आईआईटी बॉम्बे के पोस्ट ग्रेजुएट उदय कुमार है। जो सिंबल होता है रुपये का, इसके डिजाइन करता कौन है? तो आईआईटी बॉम्बे के पोस्ट ग्रेजुएट उदय कुमार हैं। भारत सरकार ने इसे कब अपनाया था इस भारतीय डिजाइन को? तो 15 जुलाई 2010 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में सर्वप्रथम अथर्ववेद में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगर पूछ लिया जाए अथर्ववेद के रचयिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे? अथर्वा है। अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा है, अथर्वा। अगर पूछ लिया जाए सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो एरण अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम सती प्रथा का प्रथम अभिलेख में कौन मिलता है? एरण अभिलेख में। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में पूछे तो एरण अभिलेख और वेद में पूछे तो अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत के मंदिरों में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता है? उत्तर भारत के मंदिरों में किस प्रकार का शैली का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नागर शैली, ऑप्शन नंबर बी बेसर शैली, ऑप्शन नंबर सी द्रविड़ शैली और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए नागर शैली में, नागर शैली। उत्तर भारत के मंदिरों में नागर शैली का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण भारत के मंदिरों में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता है, तो द्रविड़ शैली का। उत्तर भारत की नहीं दक्षिण भारत के मंदिरों में द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? ऑप्शन नंबर ए बेलनाकार, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी आयताकार, ऑप्शन नंबर डी वर्गाकार। तो ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। अगर पूछ लिया जाए सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा स्थल है। इसीलिए सिंधु सभ्यता का एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता। अगर पूछ लिया जाए सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु क्या है, तो मांडा जिला जो कि जम्मू कश्मीर में है। मांडा चिनाब नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी बिंदु क्या है, तो सुतकांगडोर जो कि बलूचिस्तान में है, दास नदी के किनारे। अगला है सिंधु सभ्यता का पूर्व बिंदु क्या है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है जो कि हिंडन नदी के किनारे है। अगला हमारा सिंधु सभ्यता का दक्षिणी बिंदु कौन सी है, तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधु सभ्यता कुल कितने देशों में फैला हुआ है,
तो 3 देशों में फैला हुआ है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से महाप्रयाण घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का क्या नाम है? महाप्रयाण घाट। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनाम आयोग की गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1880, ऑप्शन नंबर बी 1893, ऑप्शन नंबर सी 1852, ऑप्शन नंबर डी 1902। तो ऑप्शन नंबर सी 1852 में इनाम आयोग का गठन किया गया था। 1880 में दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया था। 1880 में दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है 1893। 1893 में हर्सेल समिति का गठन किया गया था और 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था। इनाम आयोग का संबंध किससे है? तो भूमि संबंधी से है। ठीक है, भूमि संबंधी कार्य से इनाम आयोग का गठन किया गया था 1852 में। अगला हमारा, प्रमुख राजनेताओं का समाधि स्थल। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का क्या नाम है? किसान घाट। अगला, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। अगला हमारा, भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि। अगला, राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम वीर भूमि है। अगला, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है और महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है, जो कि दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर ए पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा दिया था। अगला हमारा कुछ प्रमुख नारे हैं। जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था। पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। वंदे मातरम का नारा सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। विजय विश्व तिरंगा हमारा का सर्वप्रथम नारा श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। साम्राज्यवाद नाश हो का नारा भगत सिंह ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। अगला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा इकबाल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रोकन रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी विक्रम सेठ और ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर ए अरुंधति राय। ब्रोकन रिपब्लिक पुस्तक के लेखक अरुंधति राय हैं। अरुंधति राय की एक और प्रसिद्ध पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति राय हैं। विक्रम सेठ के पुस्तक हैं सूटेबल बॉय, गोल्डन गेट और टू लाइव्स। विक्रम सेठ के पुस्तक हैं सूटेबल बॉय, गोल्डन गेट और टू लाइव्स। प्रेमचंद के हैं पुस्तक के लेखक गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। और मोरारजी देसाई का बुक का है नेचर क्वेर। नेचर क्वेर पुस्तक के लेखक मोरारजी देसाई हैं। और सूटेबल बॉय, गोल्डन गेट और टू लाइव्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में महाकाली मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान,
ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में महाकाली मंदिर स्थित है। अगला है हमारा कुछ प्रमुख मंदिर किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख मंदिर वेंकटेश्वर मंदिर, मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर और नरसिंह मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित मंदिर दक्ष महादेव मंदिर उत्तराखंड में है। कालिका मंदिर उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। अगला असम में स्थित प्रमुख मंदिर जनार्दन मंदिर असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। नवग्रह मंदिर असम में स्थित है और माधव मंदिर असम में स्थित है। अगला हमारा गुजरात में स्थित प्रमुख मंदिर हाथी सिंह मंदिर गुजरात में स्थित है। सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में स्थित है। रुकमणी मंदिर गुजरात में स्थित है और सुदामा मंदिर गुजरात में स्थित है और सोमनाथ की मंदिर गुजरात में स्थित है। अगला हमारा गोवा में स्थित प्रमुख मंदिर सप्तकोटेश्वर मंदिर गोवा में स्थित है। शांता दुर्गा मंदिर गोवा में स्थित है। श्री मंगेश मंदिर गोवा में स्थित है। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से 13 ताली लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 13 ताली लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए संथाल जनजाति, ऑप्शन नंबर बी भील जनजाति, ऑप्शन नंबर सी कामर जनजाति और ऑप्शन नंबर डी थारू जनजाति। तो ऑप्शन नंबर सी कामर जनजाति। कामर जनजाति द्वारा 13 ताली लोक नृत्य मनाया जाता है। 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान का है। 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान का है और कामर जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज को कब प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1964, ऑप्शन नंबर बी 1914 और ऑप्शन नंबर सी 1920, ऑप्शन नंबर डी 1913। तो ऑप्शन नंबर बी 1914 में 1914 में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज को प्रस्तुत किया गया था। अगर आपसे पूछे ओलंपिक ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था तो 1920 में 1920 में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम एशिया में ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था तो 1964 में सर्वप्रथम एशिया में ओलंपिक खेल का आयोजन 1964 में हुआ था। अगर पूछ लिया जाए आपसे ओलंपिक ध्वज किसके मार्गदर्शन में बना था तो पियर डी कुबर्टिन पियर डी कुबर्टिन के मार्गदर्शन में 1913 में ओलंपिक ध्वज को बनाया गया था। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रमुख लोक नृत्य। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं इसको प्रीवियस ईयर से खोज कर डाला हूँ। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य झूलन लोक नृत्य, कठपुतली लोक नृत्य, चकरी लोक नृत्य, कच्ची घोड़ी लोक नृत्य, गैर लोक नृत्य। गैर लोक नृत्य जो है भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ओके। अगला हमारा डांग लीला लोक नृत्य, गैर लोक नृत्य, सॉरी झील नहीं होगा, गैर लोक नृत्य भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अग्नि लोक नृत्य पुरुष द्वारा मनाया जाता है जो कि राजस्थान का है। कजली तीज लोक नृत्य राजस्थान में मनाया जाता है। अगला है हमारा मध्य प्रदेश के लोक नृत्य जावरा लोक नृत्य धन का जश्न में मनाया जाता है। अगला है मटकी लोक नृत्य मध्य प्रदेश में मनाया जाता है।
ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फूलपति लोक नृत्य मालवा समुदाय के अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। फूलपति लोक नृत्य मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, जो कि मालवा समुदाय के अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। अगला हमारा परधौनी लोक नृत्य मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। स्वांग लोक नृत्य मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। राय लोक नृत्य मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नौरता लोक नृत्य नवरात्रि के 9 दिन अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। जितने कोष्टक में है ये एकदम इम्पोर्टेंट है। ओके, नौरता लोक नृत्य नवरात्रि के 9 दिन अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है हमारा टरटाली लोक नृत्य। ये कमार जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। टरटाली लोक नृत्य मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, जो कि कमार जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। अगला हमारा भगोरिया लोक नृत्य, जो कि बैगा जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, जो कि बैगा जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला हमारा झारखंड का छऊ लोक नृत्य झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल लोक नृत्य झारखंड में मनाया जाता है। पाइका लोक नृत्य झारखंड में मनाया जाता है। फगुआ लोक नृत्य झारखंड में मनाया जाता है। कर्मा लोक नृत्य झारखंड में मनाया जाता है। झूमुर लोक नृत्य झारखंड में मनाया जाता है। और हुंटा लोक नृत्य झारखंड में मनाया जाता है, जो कि संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी डेली वीडियो पढ़ती है प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस का। जब तक दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक डेली पढ़ेगा और डेली पढ़ता रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।